तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी ज़ोर शोरों से चल रही होगी। तो आज हम लेके आए आपके साथ उत्तराखंड की क्लास। और उत्तराखंड की क्लास में हम जो कंटिन्यू हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बीच से कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, जो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा उसी को बढ़ाएंगे। तो हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड में जलवायु पढ़ा था, उत्तराखंड में आपदा पड़ी थी। और उत्तराखंड में दो आपदाओं के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके थे। वो थी केदारनाथ आपदा, जिसे उत्तराखंड की सबसे बड़ी आपदा के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और जान माल की हानि तो बहुत ज़्यादा हुई थी। एंड उसके बाद हमने मालपा भी पढ़ लिया था, जो कि धारचूला तहसील के अंतर्गत में हुआ था, काली नदी के तट पे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान। उम्मीद करता हूँ वो यात्राएं, वो आपदाएं आपने याद कर ली होगी। और आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं। यहाँ से एक पेपर में कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे 1981 वाला 91 वाला भूकंप, 1803 वाला भूकंप, 1880 वाला नैनीताल वाला बीपीडीओ के पेपर में आया था। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। उन क्वेश्चनों को आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझोगे, इन बातों को याद भी करोगे। अब तो जोश के साथ पढ़ लो, अब भर्ती आ गई है, अब आप ये नहीं बोल सकते कि भर्ती नहीं आई है। ठीक है, सबसे बड़ा तमाचा उनके मुंह पे होगा जो चिल्लाते थे सरकार ऐसा है कि भर्ती नहीं निकाल ली, ऐसा है कि भर्ती नहीं निकाल ली, ऐसा है कि भर्ती नहीं निकाल ली। ले, अब निकाल दिया, अब देखते हो तुम भर्ती होते हो कि नहीं होते हो, है ना। तो अपने गिरेवान में भी हमेशा हमको झांकना चाहिए, सरकार को हमेशा दोष नहीं देना चाहिए। हमें तैयारी करती रहनी चाहिए, करती रहनी चाहिए। फॉर्म जिस दिन आएंगे नौकरी उसी दिन लग जाएगी, है ना। क्या हमने नौकरी लगने लायक पढ़ लिया, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नहीं पढ़ा तो पहले पढ़ते हैं, फिर नौकरी की डिमांड करते हैं, है ना। चलिए, आज का ज्ञान खत्म। तो मेरे भाई, हम कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। और कुछ पढ़ने की कोशिश में आपके सामने जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, एक हेडिंग बोर्ड पे डाली हुई है, और द नेम इज़ उत्तराखंड की प्रमुख आपदाएं। उत्तराखंड में आने वाली प्रमुख आपदाओं को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इनको डायरेक्टली क्वेश्चनों में लिख सकते हैं, यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। उत्तराखंड की आपदाएं मैं अगर किताब में पढ़ता हूँ, मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ, उत्तराखंड में ना जाने कितनी प्राकृतिक आपदाएं आई। हर साल बरसात के टाइम पे कुछ ना कुछ नुकसान होता है। किताबों में हजारों लिखे, उन हजारों में से सैकड़ों में से जो कुछ चुनिंदा 10-15 है जो पेपरों में पूछे जा चुके हैं, और जो मुझे लगता है पेपरों में पूछे जा सकते हैं, कि जो बड़े लेवल पे नुकसान हो रखा है, उन नुकसान को हम पढ़ रहे हैं। अदरवाइज आपदा वाला टॉपिक में बहुत सारी आपदाएं दे रखी है। यहाँ तक कि कोटद्वार में भी एक आपदा आई थी, बोला उनके अनुसार 2018-19 के टाइम पे कोटद्वार में हल्की फुल्की बाढ़ के जैसे कंडीशंस आई थी। तो वो भी किताबों में भी लिखा है, बट मुझे नहीं लगता कि वो इतना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं खुद कोटद्वार को। तो इंपॉर्टेंट आपदाएं आपके सामने लिखिए। इनसे कम कुछ नहीं, इतना तो कम से कम याद करना ही करना पड़ेगा। ओके, तो उत्तराखंड में आने वाली आपदाएं, क्वेश्चन आ सकता है कि सतपुली में आपदा कब आई थी। तो पूर्वी नयार नदी में सतपुली में बाढ़ आई थी। 14 सितंबर 1951 को सतपुली में बाढ़ आई थी। ठीक है, इसमें कहते हैं कि 30 लोग बह भी गए थे सतपुली वाली बाढ़ में। तो क्वेश्चन आ सकता है सतपुली में किस नदी में बाढ़ आई थी, पूर्वी नयार में कब आई थी, कैसी आई थी, वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि हम 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, 14 को कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते हैं। आप इसे कमेंट करके बता दोगे तो मजा ही आ जाएगा। दूसरा, आपसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जा सकता है नानक सागर। नानक सागर आप सब लोगों को पता है, उधम सिंह नगर में एक डैम है। दोस्तों, जब मैं उधम सिंह नगर जा रखा था ठीक है, मैं एक बार घूमने गया था नेपाल, पशुपतिनाथ के दर्शन करने गए थे हम। तो उधर नेपाल साइड कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करी थी, घूमने फिरने। बाइक चलाने का मुझे शौक है, तो ऐसे ही बस शौक में प्लान बना कि नेपाल चलते बाइक लेके। तो हम वाकई में नेपाल ही चले गए। दैट टाइम मैं कुमाऊँ की यात्रा पे था, मतलब मैं पूरे कुमाऊँ एक ही साथ घुमाऊँ, सारा पूरे कुमाऊँ के जिले एक साथ एक्सप्लोर किए मैं। उस समय मेरा एक दोस्त रहता था हल्द्वानी में, अशोक लेलैंड करके कोई कंपनी ना रुद्रपुर में, उधर वो काम करता था। एक बार अशोक लेलैंड वाले आए थे लैंसडाउन हमारे गांव साइड के, हम कंपनी में बेरोजगार युवाओं को लेके जाएंगे, ये करो वो करो। मैं भी गया था उधर। उन्होंने बोला आपका सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट जमा कराओ। तब मैंने डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया, तो मैंने बोला अपने बस की नहीं है। तो हल्द्वानी दोस्त रहता था तो जाते रहते थे। तब हम नैनीताल, बागेश्वर, कुमाऊँ, पिथौरागढ़ नहीं गया था, बस पाताल भुवनेश्वर तक गया था। वहाँ जाना था, मुनस्यारी वहाँ नहीं जा पाया था। तो पूरा घूम के आया था दैट टाइम हम। ठीक है, तो नानक सागर जब मैंने पहली बार देखा तो वो समुद्र के जैसे ही था भाई, जहां तक नजर जा रही थी वहां तक पूरी झील ही झील है। बहुत बड़ा लगा मुझे नानक सागर भाई, जब मैंने पहली बार देखा। मैंने कहा भाई क्या चीज़ है, समुद्र जैसा दिख रहा था, जहां तक नजर जा रही वहीं तक जा रहा है। और वैसे भी सर्दियों का टाइम तो पूरा कोहरा ही कोहरा लग रखा है। तो खतरनाक था भाई नानक सागर। तो नानक सागर है यूएस नगर में। और उस नानक सागर में ना, एक बार नानक सागर के एक वॉल एक साइड का टूट गया और वहाँ पे बाढ़ जैसा माहौल हो गया। और वो डेट है 8 सितंबर 1967 की। और यहाँ पे नानक सागर का कुछ हिस्सा टूट गया था, और जिसमें 80 मजदूर बह के
मर भी गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। सोचो, अगर तुम सोचो बड़े लेवल पे टूट जाता तो बहुत नुकसान हो जाता। तो 1967 में बोला नानक सागर टूट गया था, बहुत सारे लोगों के वहां पे जाने भी चले गई थी। ज्ञानसू, अगर कोई बोलेगा ज्ञानसू कहाँ है, तो मेरे दोस्त ज्ञानसू पड़ता उत्तरकाशी में। ठीक है, ज्ञानसू पड़ता उत्तरकाशी में। जब भी हम उत्तरकाशी साइड में घूमने जाता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार वीडियो में बोला मुझे उत्तरकाशी बहुत अच्छा लगता है, घूमने लायक, ट्रैकिंग लायक, ठीक ठाक सी जगह है वहाँ पे। तो जब भी जाना होता है तो हम ज्ञानसू में रुकते हैं वहाँ पे। ठीक है, ज्ञानसू में एक परिवार करके, परिमार करके कुछ होटल भी है, उस होटल में हम ठीक ठाक रुक जाते हैं। क्योंकि ज्ञानसू में मेरा एक भाई भी है, मतलब दोस्त टाइप के, मगर हमसे सीनियर है तो उनके भैया ही बोलते। तो ये पुलिस में है, तो उनका रूम भी उधर ही है ज्ञानसू में। तब जहाँ भी जाना होता तो वही बात करवाते थे, तो वो रुकवा देते थे उधर। तो ज्ञानसू उत्तरकाशी में है, और वहाँ पे भी एक बार भूस्खलन हुआ था 23 जून 1980 को। नीलकंठ महादेव के बारे में सुना है? नीलकंठ महादेव में 1990 में भूस्खलन आया, 1990 में भूस्खलन आया। अब मेरे भाई इस भूस्खलन में ना 100 लोगों की भी जाने गई, बहुत खतरनाक भूस्खलन है। अब इस नीलकंठ के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं तो नीलकंठ महादेव का मंदिर है, तो ये तो तुम्हें बहुत बार पढ़ा दिया डिस्ट्रिक्ट सीरीज में, ये हमारे पौड़ी में है। और नीलकंठ महादेव का मंदिर 2 पर्वतों के बीच में है, एक पर्वत का नाम है शंभु और एक पर्वत का नाम है निशंभु। ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। और नीलकंठ एक पर्वत भी है। और अगर हम नीलकंठ पर्वत की बात करें तो मैंने कल परसों ही आपको पर्वतों की हाइट याद करवाई थी, तो नीलकंठ पर्वत की हाइट आती होगी 65-97 मीटर। और नीलकंठ पर्वत अगर क्वेश्चन आएगा तो नीलकंठ पर्वत पड़ता मेरे दोस्त आपका चमोली में। और जो ये नीलकंठ पर्वत है ना मेरे भाई, इसको गढ़वाल की रानी के नाम से भी जाना जाता है, गढ़वाल की रानी। तो इसका ये एक्स्ट्रा फैक्ट है। अब भले तुमने ये फैक्ट पहले भी पढ़े होंगे, अगर चीज़ों को आप बार बार लिखोगे तो इसमें आपका ही फायदा है मेरे दोस्त। चीज़ों को बार बार लिखोगे तो चीज़ें याद रहेगी, समझो इन बातों को, है ना। ठीक है दोस्त, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्राकृतिक आपदाएं जो उत्तराखंड में हुई थी, और उम्मीद करता हूँ वो याद भी कर रहे होंगे आप। 14 से 18 अगस्त 1998 को उखीमठ तहसील के अंदर भेंटी और पौंडार 2 गांव हैं जो कि रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं, और ये दोनों गांवों ने बोल अपना अस्तित्व ही खो दिया, अपना अपना अस्तित्व खो दिया। अस्तित्व खोने का मतलब क्या है कि बादल ही फट गया, पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया, बहुत नुकसान है। और मैं तुम्हें ध्यान में रखूं, जब हम उत्तराखंड में आपदाएं किताब में पढ़ते हैं तो उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन की दृष्टि से, आपदाओं की दृष्टि से सबसे संवेदनशील जिला है रुद्रप्रयाग, कि टाइम टू टाइम यहाँ पे बादल फटना, लैंडस्लाइडिंग, बाढ़ वगैरह होती रहती है। तो आपदा प्रबंधन की दृष्टि से ध्यान रखना, मैं तुम्हें कहीं पे बता भी दूं कि 2 जिले याद रखना, एक रखना रुद्रप्रयाग और एक जिले का नाम है टिहरी। नोट करके लिख दो, आपदा प्रबंधन की दृष्टि से टिहरी और रुद्रप्रयाग 2 संवेदनशील जिले, संवेदनशील जिले, और इनमें भी एक चूज करना पड़ेगा, तो हम रुद्रप्रयाग को चूज करेंगे। तो 1998 के टाइम पे यहाँ पे एक बादल फटा था और बहुत बड़े लेवल पे नुकसान देखने के लिए मिला था। लगभग 8,000 लोग इससे प्रभावित हुए थे और 8,000 लोगों को इधर से उधर शिफ्ट किया गया था सरकार की तरफ से 1998 में, ध्यान रखिएगा। अगला है 3 अगस्त 1912, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 3 अगस्त 1912 वाला ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 3 अगस्त 1912 को अस्सी गंगा में बाढ़ आ गई थी, और अस्सी गंगा पड़ता है आपका उत्तरकाशी में, अस्सी गंगा पड़ता है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी से थोड़ा आगे अस्सी गंगा का संगम होता है। और ये अस्सी गंगा ट्रिब्यूटरी है किसकी? भागीरथी नदी की। अस्सी गंगा किसकी सहायक नदी है? तो अस्सी गंगा भागीरथी की सहायक नदी है। और अस्सी गंगा के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं तो अस्सी गंगा का जो उद्गम होता है मेरे दोस्त, अस्सी गंगा का जो उद्गम होता है मेरे भाई, वो होता है डोडी ताल से। अस्सी गंगा का जो उद्गम स्थल होता है मेरे भाई, वो होता है डोडी ताल से। डोडी ताल उत्तरकाशी में है, और ये ताल फेमस है 6 कोनों के लिए। तो क्वेश्चन आएगा निम्न में से कौन सा ताल 6 कोने का ताल है? तो डोडी ताल 6 कोने का ताल है। स्पेशल प्रकार की मछलियां भी द्राउड यहाँ पे पाई जाती है। बाकी जब कभी नदी तंत्र पढ़ने का मौका मिलेगा तो जरूर नदी तंत्र में इन चीजों को पढ़ेंगे। टिहरी डैम, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई कि अभी उत्तराखंड में एक सुरंग में लोग फंसे थे, मजदूर फंसे थे, जिसका नाम था सिलक्यारा, श्रमिक सिलक्यारा सुरंग। अगर तुम्हें पढ़ना है उसके बारे में डिटेल A to Z हर एक फैक्ट को छूने की कोशिश करी है जो एग्जाम में बन सकता है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट चेक करें, और करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में हमने सिलक्यारा को पढ़ा था। तो सिलक्यारा बेसिकली क्या था, एक सुरंग थी, उसके अंदर श्रमिक लोग फंस गए थे। तो ऐसी टिहरी डैम में जो सुरंगें बना रखी है, उन सुरंगों के अंदर भी सेम ऐसी 130 लोग फंस गए थे, मगर उनके पास स्पेस कम था, वो डर गए और उनका बाहर कन्वर्सेशन नहीं हो रहा था। तो डर के मारे ही कुछ पत्थर उत्तर से चोट लगी, कुछ में ऐसी डर के मारे भी
हार्ट अटैक आने से, ऑक्सीजन की कमी से मर गए, बेहोश हो गए। जबकि सिलक्यारा में लोग कम थे, स्पेस बहुत ज़्यादा था उनके लिए, तो वो लोग वहाँ सर्वाइव कर गए। और बाहर से अंदर कम्युनिकेशन भी हो रहा था, उनके लिए साग सब्जी ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही थी, फल फ्रूट और ऑक्सीजन भी पहुंचाया जा रहा था। ऐसी सुरंग के अंदर लोग उत्तराखंड में पहले भी फंस चुके हैं टिहरी डैम बनते समय, और किसी को पता भी नहीं है। क्वेश्चन आएगा टिहरी डैम बनाते समय सुरंग के अंदर कितने मजदूर फंसे थे, कब मजदूर फंसे थे, कब भूस्खलन आ गया था। तो कोई बच्चे सोचेंगे कि भूस्खलन या सुरंग के अंदर मजदूर तो उत्तरकाशी में फंसे थे, भाई टिहरी में तो फंसे ही नहीं थे। तो ध्यान रखना, सिलक्यारा कांड से पहले भी उत्तराखंड में ऐसे सुरंग के अंदर मजदूर फंस के मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। तो कब की घटना है वो? 2004 की घटना है। और ध्यान रखना, लगभग इसमें से 130 थे, लगभग 29 लोगों की लगभग मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, ये तो डाटा नहीं आएगा खैर, मगर ध्यान रखना क्वेश्चन आएगा टिहरी डैम बनते समय, टिहरी डैम के अंदर या टिहरी डैम बनते समय या टिहरी डैम में सुरंग के अंदर भूस्खलन कब हुआ था? तो टिहरी डैम में सुरंग के अंदर भूस्खलन हुआ था 2004 में। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लगभग 130 लोग इसके अंदर फंसे थे, जिसमें से 29 को अपनी जान से हाथ भी गंवाना पड़ा था। भूस्खलन के अलावा भूकंप भी इंपॉर्टेंट है। ये भूकंप तो भाई सबको ही पता होगा, 8 सितंबर 1803 का भूकंप जो पूरे ऑल ओवर उत्तराखंड में आया था। और इसका अगर क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम इफेक्ट, मैक्सिमम प्रभाव 1803 वाले भूकंप का कहां पे पड़ा था? तो ये पड़ा था उत्तरकाशी जिले में। इस 1803 वाले भूकंप के शासनकाल में हमारे उत्तराखंड में जो राजा था, उस राजा का नाम था प्रद्युमन शाह। और ये प्रद्युमन शाह आरओ के पेपर में भी पूछा गया था, गढ़वाल का आखिरी राजा, गढ़वाल का लास्ट राजा कौन है? तो गढ़वाल का लास्ट राजा प्रद्युमन शाह ही है। इसीलिए प्रद्युमन शाह के शासनकाल को आपदाओं का काल भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा आपदाओं का काल किसके काल को कहते हैं, ये मैं तुम्हें हिस्ट्री में भी पढ़ा चुका हूं। आपदाओं का काल प्रद्युमन शाह के काल को कहते थे, मैं तुम्हें हिस्ट्री में पढ़ा चुका हूं। दूसरा पॉइंट मैं तुम्हें हिस्ट्री में ये भी पढ़ा चुका हूं। इस 1803 वाले भूकंप को शक संवत की नजर से देखें तो शक संवत नॉर्मल साल से 57 साल आगे चलता है। इसीलिए इस भूकंप को 60 साल का भूकंप भी कहते हैं, या साल 60 का भूकंप भी इसको कहा जाता है। 60 साल का भूकंप किसको कहा जाता है? तो साल 60 का भूकंप भी इसी को कहा जाता है। ये वाला फैक्ट भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। बहुत ज्यादा खतरनाक ये भूकंप आया था 1803 वाला। और नोट करके तुम्हें अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं, इसी भूकंप का वजह से या इसी भूकंप के कारण कहीं ना कहीं, इसी भूकंप के कारण कहीं ना कहीं उत्तराखंड पे गोरखों ने आक्रमण किया था। उत्तराखंड पे गोरखों ने आक्रमण किया था। ये नहीं बोलेंगे कि सिर्फ गोरखा भूकंप की वजह से गढ़वाल पे आक्रमण कर गए, बट कहीं ना कहीं गोरखाओं का गढ़वाल पे आक्रमण करने का एक रीजन ये भी है कि उन्होंने देखा कि गढ़वाल में अफरा तफरी मची है, गढ़वाल के पूरे उत्तराखंड में अफरा तफरी मची है। और जो राजा की सेना थी, राजा की सेना इस समय राजा के साथ ना होंगे, सेना को छोड़ के अपनी परिवार फैमिली के साथ आ गई थी, क्योंकि उनको अपना परिवार भी तो बचाना था। तो अपनी परिवार के साथ ज्यादा मर्ज हो गई थी बजाय राजा के साथ। ठीक है, तो ये भी ध्यान आप रख सकते हैं। इसी भूकंप का एक क्वेश्चन आ जाएगा कि गोरखाओं का उत्तराखंड गढ़वाल पे आक्रमण करने का मुख्य कारण क्या है? 4 ऑप्शन दे देगा, तो एक ऑप्शन ये भी होगा कि गढ़वाल में तबाही मची थी इस समय। ठीक है, अब आपने कमेंट करके मुझे कुछ क्वेश्चनों का जवाब देना है। आजकल आप कमेंट भी नहीं कर रहे हैं। कुछ पुराने छात्र मुझसे जुड़े थे जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज में कमेंट करते थे, आजकल उनके कमेंट नहीं आ रहे, कुछ नए होकर कमेंट आ रहे हैं। शायद उनकी समझ में नहीं आ रहे पढ़ाई, या उन्होंने चैनल पे आना अब छोड़ दिया है, जो भी होगा वो तो आप लोग जाने। तो आपने कमेंट बताना है कि गोरखाओं ने कुमाऊं पे पहला आक्रमण कब किया और गोरखाओं ने गढ़वाल पे पहला आक्रमण कब किया, ये आप मुझे कमेंट करके बता देंगे। 18 सितंबर 1880 आप घर पे जाके पुराने बीपीडीओ का पेपर सॉल्व आउट करो, बीपीडीओ के पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और ये भूकंप आया था हमारे नैनीताल में। इस समय लगभग 151 लोगों की मृत्यु हुई थी, ऐसे भी देखने के लिए मिलता है। नैनीताल से मुझे एक एक्स्ट्रा फैक्ट समझ में आता है, मैंने तुम्हें पढ़ा भी रखा है हिस्ट्री में, और वो क्या एक्स्ट्रा फैक्ट होगा उसको समझने की कोशिश करेंगे। और हिस्ट्री में मैंने तुम्हें क्या एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ा रखा मेरे भाई, तो हिस्ट्री में मैंने आपको ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ाया था, और वो एक्स्ट्रा फैक्ट था किस कुमाऊं कमिश्नर ने आपदा प्रबंधन पर ध्यान दिया था। आपदा प्रबंधन पर ध्यान दिया था। किस कुमाऊं कमिश्नर ने आपदा प्रबंधन पर ध्यान दिया या आपदा प्रबंधन पर काम किया? तो वो था मेरा हेनरी रेमजे। वो हमने पढ़ा था हेनरी रेमजे। और हेनरी रेमजे की जो आपदा प्रबंधन की और रूल एंड रेगुलेशन थे, तो हेनरी रेमजे ने एक कमेटी बनाई थी जिस कमेटी का नाम था हिल साइड
सेफ्टी कमेटी। तो अगर क्वेश्चन आएगा हिल साइड सेफ्टी कमेटी किसने बनाई भाई, तो हिल साइड सेफ्टी कमेटी 1867 में हेनरी रैमजे द्वारा बनाई गई थी। और हेनरी रैमजे कुमाऊं का पहला ऐसा कुमाऊं कमिश्नर है जिसने कहीं ना कहीं आपदा प्रबंधन की ओर ध्यान देने की कोशिश करी थी। अगर आप सही मायनों में तैयारी कर रहे हैं और आपने कभी कुमाऊं कमिश्नर नहीं पढ़ा तो आप एक गलत ट्रैक पे हैं। आप कुमाऊं कमिश्नर जरूर पढ़ें मेरे भाई, क्योंकि कुमाऊं कमिश्नर एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए आपको इन चीज़ों पे, इन बातों पे नज़र रखनी है। जो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ आप इन बातों को समझोगे। और आज तो हम वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपदाएं पढ़ रहे थे, और उन आपदाओं को पढ़ते समय मुझे एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी याद आ रहे हैं वो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ, और आप इन एक्स्ट्रा फैक्टों को भी जरूर नोट डाउन करें। 20 अक्टूबर 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप आया था, और ये भूकंप इतना खतरनाक था मेरे भाई, इसमें 25,000 मकान ध्वस्त हो गए थे, 370 करोड़ का नुकसान हुआ था, और 800 लोगों की मृत्यु हुई थी। इतना खतरनाक भूकंप था कि 800 व्यक्ति इसमें मृत्यु के घाट उतर गए थे सरकारी डाटा के अनुसार। 25,000 मकान ध्वस्त हो गए थे। 25,000 मकान बहुत बड़ी बात होती है। बताओ तुम, गांव के गांव टूट गए, सारे के सारे मकान टूट गए, ध्वस्त हो गए, ठीक है। और लगभग 370 करोड़ यहाँ पे कॉस्ट आई थी सरकार को दोबारा इसको करने में। जो भी बात हुई, 370 करोड़ का नुकसान यहाँ पे हुआ था, सरकारी को अर्ध सरकारी जो भी बोले। तो उत्तरकाशी का ये बहुत काला दिन है, काला साल है भूकंप की दृष्टि से। और ध्यान रखना, इसी भूकंप की वजह से एक गढ़वाल में हमने फिल्म पढ़ी थी, और इसी भूकंप पे गढ़वाल में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम है चक्रचाल फिल्म। तो क्वेश्चन आएगा, चक्रचाल फिल्म उत्तरकाशी भूकंप पे बनी थी, और ये चक्रचाल भूकंप कब बनी थी? 1997 में। ये मैंने तुम्हें पढ़ाई भी है। मैंने जब तुम्हें चक्रचाल फिल्म पढ़ाई है तो तुम मुझे इसके हीरो और हीरोइन कमेंट कर देना भाई। जब मैंने तुम्हें इसको पढ़ा रखा है तो क्या आपको पुरानी चीज़ें याद भी हैं? और ध्यान रखना मेरे दोस्त, अगर तुमने मुझसे उत्तराखंड की फिल्मों का इतिहास नहीं पढ़ा है और तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं आता है तो माफी लायक हो तुम। मगर तुमने मुझसे पढ़ा भी है और तुमने कॉपी में नोट भी डाउन कर लिया और तब भी तुम्हें याद नहीं आ रहा, तो बहुत गलत बात है। इसीलिए मैं इन चीज़ों का खिलाफ हूँ। लिखो, मगर जो लिख दो ना उसको रिवाइज भी करो, अगर आप लिखी हुई चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे तो आप गलत ट्रैक पे हो, नौकरी नहीं लग पाएगी। आप कोई भी हो, कितने भी तुर्रम खां क्यों ना हो, आपको लिखी हुई चीज़ और रिवाइज करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा। विदाउट मेहनत किसी को नहीं आता, हमको ना आपको। जब तक हम भी नहीं पढ़ेंगे हमें भी नहीं आएगा। प्लीज़ समझो इन बातों को मेरे भाई। 29 मार्च 1999 को चमोली में भी एक भूकंप आया था। इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखने के लिए नहीं मिलते। 20 अक्टूबर 1937 देहरादून। ध्यान रखना, दून का सबसे बड़ा भूकंप, दून का बिगेस्ट भूकंप। इसके बाद इसके अलावा मेरे को देहरादून में भूकंप देखने के लिए नहीं मिलता। लगभग रिक्टर स्केल पर ये 8+ का था। और हमने भूकंप के वाले चैप्टर में देखा होगा 8-9 वाले भूकंप बहुत भयंकर भूकंप होते हैं। तो जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे 1937, उसी जमाने की बात है, उसी जमाने में भूकंप आ गया था देहरादून में। और ये देहरादून की दृष्टि से अगर हम किताबों में देखेंगे तो बहुत बड़ा भूकंप है। इसके अलावा तो देहरादून के चार्ट में भूकंप देखने के लिए भी नहीं मिलता मैं। तो अभी भी मैं कह रहा हूं मेरे भाई कि उत्तराखंड में बहुत सारे भूकंप, आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं। मैंने उसमें से कुछ सेलेक्टेड 10-15 आपको लिखाई है। लिखने का तो क्या है, मैं पूरा बोर्ड पे लिख दूंगा, फिर फायदा क्या है। वहां से जो इंपॉर्टेंट निचोड़ था वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इतना तो कम से कम आपको याद करना है, और आप इतने समझदार है कि आप उसको याद भी कर लोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। भूकंप भूकंप भूकंप, बाढ़ बाढ़ बाढ़, प्राकृतिक आपदा हमने पढ़ ली है। अब प्राकृतिक आपदा आ रही है तो सरकार भी तो इसके लिए कुछ ना कुछ काम कर रही होगी। सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? इन प्राकृतिक आपदाओं में लोगों को बचाना। तो सरकार ने बचाव के लिए क्या किया है? सरकार ने बचाव कार्य के लिए क्या किया है? तो सरकार ने पहला यह काम किया कि जागरूकता फैलाते हैं। सरकार ने बोला जागरूकता फैलाएंगे लोगों में कि प्राकृतिक आपदा से आएगी तो उस टाइम क्या करना है। बाढ़ वगैरह आ जाएगी तो अफरा तफरी नहीं बचानी, हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है, एक दूसरे को मोटिवेट करना है, चिल्लाना नहीं है। एनर्जी लॉस होगी, जल्दी बीमार हो गए, जल्दी तक हो गई, दिक्कत होगी। भूकंप आएगा तो स्कूल में सिखाया जाता था हमें कि भूकंप आएगा तो टेबल के नीचे झुक जाना है, लेट जाना है, अपनी मुंडी को बचाना है, खुले मैदान की ओर दौड़ना है कि नहीं है? तो सरकार ने एक जागरूकता फैलाने के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसका नाम था डांडी काठियों की गोदमा। डांडी काठियों की गोदमा। तो अगर क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड में भूकंप या प्राकृतिक आपदाओं की
भूकंप या प्राकृतिक आपदाओं की जागरूकता फैलाने के लिए कौन सी फिल्म बनाई थी? तो एक शॉर्ट फिल्म इन्होंने बनाई थी जिसका नाम था डांडी काठियों की गोदमा, जिसमें लोगों को बता रखा कि भूकंप आएगा तो हमको क्या करना चाहिए, बाढ़ आएगा तो हमें क्या करना चाहिए, भूस्खलन आएगा तो हमें क्या करना चाहिए, बाढ़ में कोई नदी में फंस जाता है तो नदी कैसे क्रॉस करनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला सरकार ने कि लोग इस फिल्म को देखेंगे नहीं, इसको सिलेबस में ऐड कर दो। तो उन्होंने कक्षा 6 से लेके कक्षा 10 तक इसको आपदा प्रबंधन नाम से, आपदा प्रबंधन, कक्षा 10 तक आपदा प्रबंधन नाम से सिलेबस में ही ऐड कर दिया, प्रबंधन को सिलेबस में ऐड कर दिया। तो अगर क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड बोर्ड में आपदा प्रबंधन कौन सी कक्षा से लेकर कौन सी कक्षा तक है, तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक एक कंपलसरी सब्जेक्ट है हमारे पास आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। मैंने तो सरकारी स्कूल में पढ़ा, मैंने अपने गांव में पढ़ा, तो मेरे पास तो एक किताब थी भाई 6, 7, 8 में, एक पतली सी किताब होती थी, वही हमको सिखाया जाता था कि भूकंप आएगा तो क्या करना है, बाढ़ आएगी तो क्या करना है। अब वैसे भी मेरे स्कूल में स्काउट गाइड थी, तो वो स्काउट गाइड में सिखाते रहते थे ऐसी चीज़ें कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, ऐसा समथिंग करके वो सिखाते थे। तो ध्यान रखना कक्षा 6 से कक्षा 10 तक आपदा प्रबंधन को सिलेबस में भी ऐड कर दिया। सरकार ने बोला कि लोग कम से कम पढ़ेंगे इस चीज़ों को, बच्चे जब पढ़ेंगे तो इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अलावा सरकार ने क्या किया है, इसके अलावा सरकार ने आपदा प्रबंधन कोष में, आपदा प्रबंधन कोष के तहत, आपदा प्रबंधन कोष के तहत डीएम सर को डीएम के पास 50 लाख रुपए रखे हैं। आपदा प्रबंधन कोष के तहत जिलाधिकारी को कितने रुपए प्राप्त होते हैं? 50 लाख रुपए प्राप्त होते हैं कि इमरजेंसीज में कुछ कांड हो गया, कुछ केस हो गया, तो सरकार कब बजट पेश करेगी, नेता लोग कब आएंगे, नेता लोग कब इसके लिए बिल लाएंगे, कब प्रस्ताव बनाएंगे, कब बजट पेश कराएंगे, कब काम कराएंगे, भगवान मालिक है। डीएम मालिक, तुम जिले के मालिक हो, जिलाधिकारी हो, इन केस कोई प्रॉब्लम आती है जिले में, कोई इमरजेंसी आती है, तो तुम्हारे बैकअप में 50 लाख रुपए पड़े रहेंगे, तुम तुरंत उन 50 लाख रुपए को लगा सकते हो। इसका अच्छा सा एग्जाम्पल तुमने देखा होगा कोविड के दौरान, कोविड भी एक इमरजेंसी थी, कोविड भी एक आपदा थी। कोविड के दौरान जिलाधिकारी द्वारा अपने पटवारी पुटवारी होमगार्ड कुछ कांस्टेबल भी गांव गांव में भेजे जा रहे थे और किट दी जा रही थी, राशन की किट, एक आटे के कट्टा था, 2-3 दाल के पैकेट थे, थोड़ा नमक था, एक तेल की बोतल थी। तो जिलाधिकारी जी उनको अपने इस राहत कोष से दे रहे थे कि सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी। नेता लोग खुद जेल बोला मैं, नेता लोग खुद घरों के अंदर थे कोविड में, तो तब प्रशासन मदद कर रहा था। तो इमरजेंसी राहत कोष के तहत डीएम के पास कितने रुपए जमा रहते हैं? तो डीएम के पास 50 लाख रुपए जमा रहते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा मेरे भाई सरकार ने और क्या करना था भाई, सरकार ने आपातकालीन नंबर जारी करें कि सरकार ने बोला इससे भी बात नहीं होगी तो तुम आपातकालीन नंबर पे कॉल कर लेना हमको, सरकार यही तो करेगी बचाव कार्य के लिए। 2 प्रकार के आपातकालीन नंबर जारी करे सरकार ने, एक करा राज्य स्तरीय, सरकार ने एक आपातकालीन नंबर राज्य स्तरीय जारी किया और एक आपातकालीन नंबर जारी किया जिला स्तरीय। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सरकार ने बोला आप इस नंबर पे हमें कॉल कर लेना, और स्टेट लेवल पे कॉल करना होगा तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर लेना। आज के बाद किसी आपदा में, आज के बाद आप किसी इमरजेंसी में फंस गए हो कि रोड ब्लॉक हो रखी है, आपको कहीं जाना, पूरी की पूरी रोड टूट गई है, आपका क्या बोल सकते हो, कहीं बाढ़ में फंस गए हो, नदी क्रॉस करनी है, समथिंग लाइक दैट, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी मेरे भाई, तो आप इन 2 नंबरों को याद रख लेना, 1070 1077। 1077 जनपद स्तरीय है और 1070 जो है वो राज्य स्तरीय एक नंबर दे रखा है सरकार ने कि आप इस नंबर पे कॉल करेंगे और हम आपको बचाने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपको याद हो रही होगी, ये सारी बातें आप कॉपी में नोट डाउन कर रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। कुछ फैक्ट टू फैक्ट बात करते हैं। सरकार ने आपदा पूर्व सूचना केंद्र स्थापित किया है, सरकार ने और भी काम किया। आपदा पूर्व सूचना केंद्र, आपदा पूर्व सूचना केंद्र का मतलब क्या है मेरे भाई? आपदा आने से पहले सूचना देना, आपदा आने से पहले जानकारी देना, जिसके लिए बोला जाता है डॉपलर रडार। डॉपलर रडार, डॉपलर रडार का मतलब क्या है? तुम देखते होंगे ना, तो सरकार पहले खबर कर देते हैं अनाउंसमेंट कि बारिश होने वाली है, खतरनाक, वहां न जाना, तेज बिजली का झड़ सकते हैं, वहां न जाना, मैसेज आने लग जाता है मोबाइलों में। आजकल ओलावृष्टि का मैसेज आ रहा है, आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो खतरनाक बर्फ
गिरी हुई है पहाड़ों में, अखबार में देखा था, और कोटद्वार में कल रात को खतरनाक बारिश हुई है, तो अब पहाड़ों में बर्फ गिर गई होगी, तो उसका भी मैसेज आ जाता है, अनाउंसमेंट कर देती है सरकार की भाई ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तो मेरे भाई सरकार ने डॉपलर रडार केंद्र कहाँ स्थापित किया है, तो ये किया है लाल टिब्बा में। कोई बोलेगा सर लाल टिब्बा कहाँ है, ये क्या चीज है ये लाल टिब्बा, तो जगह का नाम है, और ये लाल टिब्बा पड़ता है आपका मसूरी में। तो क्वेश्चन आएगा आपदा सूचना केंद्र, आपदा पूर्व सूचना केंद्र उत्तराखंड सरकार ने कहाँ स्थापित किया है, तो ये भी कहीं ना कहीं बचाव कार्य के लिए तो सरकार ने ये स्थापित किया। इसके अलावा उत्तराखंड ही नहीं, पूरे में देश की बात करूंगा तो देश में आपदा प्रबंधन अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया पूरे देश में, तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में आया था मेरे भाई। और अगर इस आपदा प्रबंधन अधिनियम की मैं बात करूं ना कि ये आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू कब हुआ, तो मेरे दोस्त आप क्या बोलोगे, 2006 में ये लागू हुआ था। मेरे भाई अगर आपसे पूछा जाएगा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब का है, तो आप बोलोगे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का है, और ये लागू कब हुआ, तो आप बोलोगे 2006 में। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, मेरे भाई कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है ना मेरे दोस्त और मेरे भाई, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो अध्यक्ष होता है, देश में पूछेगा तो देश में आप बोलोगे पीएम होता है, प्रधानमंत्री जी, और अगर राज्य में पूछेगा तो राज्य में ध्यान रखना आप बोलोगे सीएम, मुख्यमंत्री जी। और उत्तराखंड तो पूरे देश का पहला राज्य है, उत्तराखंड पूरे देश का पहला राज्य है जिसका अपना आपदा प्रबंधन मंत्रालय है, जिसका अपना आपदा प्रबंधन मंत्रालय है, आपदा प्रबंधन मंत्रालय है। उत्तराखंड इज अ फर्स्ट स्टेट जिसका अपने आप आपदा प्रबंधन मंत्रालय है, और आपदा प्रबंधन मंत्रालय में आपदा मंत्री हमारा कौन है, पुष्कर सिंह धामी जी है, मुख्यमंत्री के पास ही आपदा प्रबंधन मंत्रालय हमारा, ठीक है। बाकी किसी भी देश का आपदा प्रबंधन मंत्रालय नहीं है। और हमने अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, शायद मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया था कि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का मॉडल, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का मॉडल हमने किस देश से खरीदा है, तो हमने ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ऑस्ट्रेलिया में आपदा से कैसे निपटारा किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में आपदा से कैसे बचा जाता है, वो चीज़ जैसे जैसे वहाँ होती होगी वैसी वैसी चीज़ें हमने अपने इस देश में भी, अपने इस राज्य में भी स्थापित की है, अडॉप्ट की है। तो ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन के बारे में कुछ फैक्ट, कुछ बेसिक सी जानकारियाँ आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिख दिए। वन लाइनर क्वेश्चन जो इधर उधर घूमते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को एक सामने लाने की कोशिश करिए। उत्तराखंड का हम भूगोल पढ़ रहे हैं, और उत्तराखंड के भूगोल में आपकी क्लासेस आ रही है, रोज आपको 2 क्लासेस मैं यूट्यूब में अपलोड करता हूँ, आप उन 2 क्लासेस का फायदा उठा सकते हैं नहीं। बहुत सारे बच्चों को वन लाइनर क्वेश्चनों की आदत पड़ गई कि वन लाइनर क्वेश्चन याद करो याद करो याद करो याद करो, नहीं, आपको टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ना पड़ेगा तभी बात बनेगी। अरे अभी फॉर्म तो यूकेपीएससी के आ रखे हैं, एसआई के, मगर एट द एंड तो मैं यूकेटीपीएससी की तैयारी करनी है, ग्रुप सी की तैयारी करनी है, ध्यान रखना इस बात को। दूसरी बात, यहां पे 2 चीजें हैं, एक आता है 21 जुलाई 2013 और एक आता है 9 अक्टूबर 2013। और मैं बात करता हूं एसडीआरएफ की, स्टेट डिजास्टर, एसडी क्या होता होगा आर से, एफ से तो फोर्स होता होगा ना, स्टेट डिजास्टर रिफॉर्म रिलीफ होता होगा ना, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स, मतलब जो आपदा के दौरान बचाने के लिए आते, पुलिस वाले पीले पीले कपड़े पहनते हो, बचाने के लिए आए रहते रास्तों में, है कि नहीं है, तो वही एसडीआरएफ है ना। देश में होता है एनडीआरएफ, स्टेट में होता है एसडीआरएफ। तो मैं एसडीआरएफ को परीक्षा वाणी में पढ़ता हूं, तो परीक्षा वाणी तो बोलती है कि 21 जुलाई को बना, परीक्षा वाणी जो 3rd एडिशन है उसका 3rd 4th जो नया एडिशन आता है आया है। एंड अगर हम एसडीआरएफ की पर्टिकुलरली वेबसाइट पे जाएंगे तो गवर्नमेंट की सरकारी वेबसाइट बोलते कि 9 अक्टूबर को बनाओ, ठीक है। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज भी होते हैं, भाई बुक में तो ये लिखा हुआ है, और अगर हम वेबसाइट पे उसकी चेक करके जाते हैं तो वेबसाइट पे लिख रखे वो, तो हमने तो 9 अक्टूबर को बनाई है, सरकार अपनी वेबसाइट पे ये बात बोलती है। बाकी देख लेना जो भी पेपर में आएगा वो अपने तरीके से इसको बुद्धि का विवेक यूज करके इस्तेमाल करना है। एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो है 1 जुलाई 2013। 1 जुलाई 2013 इज ए डेट
कहा जाता है कि उत्तराखंड में हम बार बार देखते हैं बाढ़ भूकंप भूस्खलन ठीक ठाक लेवल पे होता रहता है। जब बाढ़ भूकंप भूस्खलन ठीक ठाक लेवल पर होता रहता है, ठीक ठाक लेवल पर होता रहता है, तो सरकार ने एक रूल ही बना दिया कि नदियों के किनारे घर नहीं बनाने। सरकार बोल रही है ये नदी है और तुम यहाँ पे मकान बना दे रहे हो, और नदी कभी ना कभी तो बाढ़ आई जाती नदी में 2 4 5 10 सालों में, और फिर तुम डूब जाते हो, और फिर तुम बोलते हो हमें पैसा दो, मुआवजा दो। तो भाई नदी के किनारे बसो ना, नदी के किनारे बसो मत भाई तुम, जब तुम्हें पता है कि दिक्कत हो सकती है इसमें, तुम जानबूझ के बस रहे हो। तो ध्यान रखना, सरकार ने यहाँ पे एक रूल बनाया 1 जुलाई 2013 से, नदी तटों पर 200 मीटर तक निर्माण कार्य पर रोक, निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी, निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। ये भी पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, निर्माण कार्यों पर क्या लगा दी थी, रोक। तो आज हमारा ज्योग्राफी का एक और टॉपिक कंप्लीट होता है जिसमें हमने उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट आपदाएं पढ़ी। ये वन लाइनर क्वेश्चन थे, बट मैंने सारे फैक्ट के तहत बोर्ड पे लिखे थे, और उम्मीद करता हूँ वो सारे आपने अपनी कॉपी में लिख दिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आप कॉपी बंद करके जाओगे नहीं, आप एक बार उसका रीडिंग करोगे जरूर, ठीक है। बाकी कुछ गलती हुई होगी तो माफ करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ऐसा ही वालों, मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लो, मैथ्स रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लो। मैं भी कह रहा हूँ, बिना प्रैक्टिस के बात नहीं बनेगी। धन्यवाद।